मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आपका गेट चैप्टर कंटिन्यूएशन में है एंड उसमें बस एक लास्ट टॉपिक बचा है पैथोलॉजिकल गेट। बाकी की पूरे गेट चैप्टर के वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो दिस वीडियो इज़ फॉर पैथोलॉजिकल गेट्स। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि पैथोलॉजिकल गेट्स होते क्या। पैथोलॉजिकल गेट्स का मतलब है एबनॉर्मल गेट्स। अगर नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न में कोई भी डिफरेंट गेट साइकिल होती है, नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न से हटके पेशेंट किसी भी अलग तरीके से अगर चलता है तो उसको हम एबनॉर्मल गेट या पैथोलॉजिकल गेट बोलते हैं। अब क्यों पेशेंट चलेगा अलग? किसी डिसऑर्डर की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से या किसी पैथोलॉजी की वजह से वो अगर अलग तरीके से चलता है तो उसे हम पैथोलॉजिकल गेट या एबनॉर्मल गेट बोलते हैं। तो पैथोलॉजिकल गेट्स के अंडर में सबसे पहला गेट अगर हमारा आता है तो वो आता है एंटाल्जिक गेट, जिसको हम पेनफुल गेट भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते होंगे कि ये जो पेशेंट चल रहा है ये एंटाल्जिक गेट है। एंटाल्जिक गेट को हम पेनफुल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूजुअली ये पेन के टाइम पर होता है और पेशेंट के जिस पैर में दिक्कत होती है वो कोशिश करता है कि पेन उसको कम हो, इस वजह से वो अफेक्टेड लेग को वज़न नहीं डालना चाहता है अफेक्टेड लेग पे। तो दिस गेट पैटर्न डेवलप्स इज द वे टू अवॉइड पेन। Here the stance phase of the gait cycle is abnormally shortened। मतलब इस गेट पैटर्न में स्टांस फेस कम हो जाता है, मतलब पेशेंट का ज़मीन पे पेशेंट का जो अफेक्टेड लेग है वो ज़मीन पे कम से कम देर के लिए पेशेंट रखता है सो दैट उसको दर्द ना हो। ऑलरेडी उसके पैर में दर्द है और वो अगर ज़मीन पे ज़्यादा देर पैर रखेगा तो उसको और ज़्यादा दर्द होगा, तो वो कोशिश करता है कि उसको कम दर्द हो। एंड रिलेटेड टू स्विंग फेज, इसमें स्विंग फेज बढ़ जाता है। This occurs because the patient attempts to remove weight from the affected limb as quickly as possible। तो इसीलिए इस गेट को हम एंटाल्जिक गेट या पेनफुल गेट को बोलते हैं। जब भी हमारे पैर में छोटी मोटी चोट लग जाती है, ठोकर लग जाती है, तो हम थोड़ा सा लड़खड़ा के चलते हैं। उसी लड़खड़ा के चलने को बोला जाता है एंटाल्जिक गेट। ये इस वीडियो में भी आप देख सकते हो, ये जो पेशेंट है ये अपने अफेक्टेड लिम्ब पे कम देर के लिए वेट डाल रही है और लचक के चल रही है, लड़खड़ा के चल रही है। इसी गेट को हम बोलते हैं एंटाल्जिक गेट। नेक्स्ट हमारा आता है आर्थ्रोजेनिक गेट। आर्थ्रोजेनिक गेट का मतलब है इट अकर्स बिकॉज ऑफ स्टिफनेस, मतलब अगर टाइटनेस आ जाए या लेग्जिटी आ जाए, लेग्जिटी का मतलब भी स्टिफनेस ही होती है, एंड डिफॉर्मिटी, अगर किसी के किसी मसल में, टेंडन में या लिगामेंट्स में डिफॉर्मिटी हो तो उसको हम आर्थ्रोजेनिक गेट बोलते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो ठीक से चल नहीं पाता। और ये आर्थ्रोजेनिक गेट पेनफुल भी हो सकता है और पेन फ्री भी हो सकता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, पेशेंट पूरा ना तो नी से पैर को मोड़ रहा है, ना एंकल से मोड़ रहा है, ना हिप से मोड़ रहा है, और ये पूरा पूरा अपना लेग उठा के चल रहा है। इसी गेट को हम बोलते हैं आर्थ्रोजेनिक गेट। द पेशेंट विद दिस गेट लिफ्ट्स द एंटायर लेग हायर देन द नॉर्मल टू कंप्लीट हिज वॉक। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस ऑफ हिप और नी जॉइंट। अब हम नेक्स्ट गेट की तरफ, जो कि है अटैक्सिक गेट। अटैक्सिक गेट का मतलब है ऐसा गेट जो कि अटैक्सिया की बीमारी में हो। अटैक्सिया बीमारी का मतलब होता है जब हमारे सेरिबेलम का बैलेंस, सेरिबेलम हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करता है। तो जब हमारे सेरिबेलम में चोट लग जाती है तो हमारा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है। उसी की वजह से ये जो गेट जनरेट होता है इसका नाम पड़ा है अटैक्सिक गेट। इस गेट को हम ड्रंकन गेट भी बोलते हैं, मतलब शराबी वाला गेट। जैसा कि शराबी लोग शराब पीने के बाद जैसे चलते हैं क्योंकि उनका बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, उनको कुछ नहीं पता होता है, उन्हें कुछ भी होश नहीं होता है, उसी तरह से अटैक्सिक गेट में भी पेशेंट को कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। इसी वजह से इस गेट को हम ड्रंकन गेट भी बोलते हैं। इन दिस गेट द पर्सन विथ सेरिब्रल अटैक्सिया इंक्लूड्स अ लर्ज इन ऑल हिज मूवमेंट, मतलब जो पेशेंट चलता है वो लचक के चलता है, एक बड़ा बेस ऑफ सपोर्ट के साथ चलता है। बड़ा बेस ऑफ सपोर्ट मतलब नीचे जो उसके दोनों फुट के बीच में जगह होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इसको हम वाइड बेस ऑफ सपोर्ट बोलते हैं। और इसमें पुअर सेंसेशन होगा पैरों में, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन होगा। द फीट ऑफ द पेशेंट विद अटैक्सिया हिट्स द ग्राउंड बिकॉज द पेशेंट कांट फील द फ्लोर। इसलिए तो जो पेशेंट में मेन अटैक्सिक गेट में आपको मेन सिम्टम्स जो दिखाई देंगे वो होंगे लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ख़राब होगा, अनस्टीडी गेट विद द पोटेंशियल टू स्टम्बल एंड फॉल। जो गेट होगा वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा और पेशेंट को ये लगेगा कि वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी लड़खड़ा सकता है। फ्रीक्वेंट फॉलिंग एपिसोड, और उसकी वजह से वो कई बार गिरेगा भी क्योंकि उसका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी ख़राब है। लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन इन द लेग्स,
मसल्स का कोऑर्डिनेशन बहुत ख़राब होगा, एम्बुलेशन डिफ़िकल्टीज, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको दिक्कत होगी। तो ये था हमारा अटैक्सिक गेट। हम नेक्स्ट गेट पढ़ते हैं। नेक्स्ट गेट है हमारा कॉन्ट्रैक्चर गेट। कॉन्ट्रैक्चर का मतलब होता है कि आपके जो पेशेंट है, पेशेंट के किसी भी जॉइंट में या किसी भी मसल में जब परमानेंट शॉर्टनिंग हो जाती है, मतलब जो मसल है वो परमानेंटली छोटी हो जाती है। तो अब जैसे हमारी डेल्टॉइड मसल, अगर ये परमानेंटली छोटी हो जाएगी तो हमारा शोल्डर ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और क्योंकि ये पूरी लाइफ टाइम के लिए परमानेंट छोटी होगी तो शोल्डर हमारा परमानेंट ऊपर उठा रहेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे परमानेंट कॉन्ट्रैक्चर या हाँ, इसको हम बोलते हैं परमानेंट कॉन्ट्रैक्चर। अब यही दिक्कत अगर हमारे लोअर लिम्ब में हो जाएगी तो हम लोअर लिम्ब से ही चलते हैं, तो क्योंकि उसमें भी कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाएंगे तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्चर गेट। उस कंडीशन में जो वॉकिंग पैटर्न होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्चर गेट। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें हिप में कॉन्ट्रैक्चर हुआ है क्योंकि टाइट टेंडेंस है, तो पेशेंट जो है वो स्ट्रेट नहीं हो सकता, तो अब वो इसी तरह से चलेगा। Contracture means permanent shortening of any muscle. The joint of the lower limb may come into contracture if it is immobilized for long time. अगर किसी का बहुत लंबा टाइम का इमोबिलाइजेशन है तो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होना बहुत आम बात है। और अब हम इसके बाद कॉन्ट्रैक्चर गेट हमने देख लिया है, तो अब कॉन्ट्रैक्चर गेट के बाद हम नेक्स्ट गेट पढ़ते हैं, इक्वाइनस गेट। ये इस वीडियो में आप देख सकते हो जो पेशेंट है वो पूरी तरह से अपनी टो पे चल रहा है और उसका टो अजीब तरीके का बन चुका है। तो इक्वाइनस गेट का मतलब यही होता है। इसको हम चाइल्डहुड गेट भी बोलते हैं क्योंकि यही गेट होता है जो हमें मोस्टली चाइल्ड्स में या बच्चों में ही दिखता है, चिल्ड्रन में ही दिखता है, इसीलिए इसको हम चाइल्डहुड गेट भी बोलते हैं। ये एक बीमारी होती है कॉन्जेनाइटल टेलिपस इक्वाइनोवायरस डिफॉर्मिटी यानी CTEV, उसी बीमारी में देखने में मिलता है। इसमें होता क्या है, जो बच्चे का पैर होता है वो उसमें डिफॉर्मिटी हो जाती है, वो अपना नॉर्मल शेप छोड़ के एक एबनॉर्मल शेप में चला जाता है, जिसकी वजह से उसका इक्वाइनस मतलब घोड़े के जैसे हो जाता है। इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से पैर घोड़े का ही होता है। तो इक्वाइनस का मतलब होता है घोड़ा। तो घोड़े जैसे पैर हो जाते हैं उसके, और फिर वो जब वो चलता है तो उस गेट पैटर्न को हम इक्वाइनस गेट बोलते हैं। In this gait, weight bearing is on the lateral of the foot depending upon the degree of deformity. आप ये देख सकते हो जो पैर है वो मीडियल साइड पे बिल्कुल इसमें वजन नहीं आ रहा है, पूरा पूरा वजन इसके लेटरल साइड पे जा रहा है, मतलब बाहर की एजेस पे जा रहा है, अंदर की एजेस पे बिल्कुल वजन नहीं है। और भी ज़्यादा ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे इसमें डिफॉर्मिटी बढ़ती जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट गेट आता है ग्लूटियस मैक्सिमस गेट। टेलिपस इक्वाइनस में आप ये चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे प्लांटर फ्लेक्स्ड फुट, जो फुट होगा वो प्लांटर फ्लेक्शन में होगा। कॉन्ट्रैक्चर ऑफ टेंडो एक्लीज, एक्लीज टेंडन जो है पीछे उसका कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल एंड बोनी डिफॉर्मिटी, ये बेटा सिर्फ समझने के लिए है, बिकॉज अभी आप लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा है, तो ये सिर्फ अभी आपके समझने के लिए है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, आप जैसे जैसे DPT सेकेंड ईयर में आएंगे उस समय आपको ये बीमारी पढ़ाई जाएगी। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं अभी के लिए बस आपका वो पढ़ना ज़रूरी है। तो अब हम नेक्स्ट गेट पढ़ते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस गेट। ग्लूटियस मैक्सिमस गेट में क्या होता है, इसमें ग्लूटियस मैक्सिमस मसल की वीकनेस हो जाती है, मतलब जो हमारी हिप की पोस्टीरियर साइड पे हिप के पोस्टीरियर साइड पे एक मसल होती है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, उस मसल की वीकनेस हो जाती है जो कि प्राइमरी हिप एक्सटेंसर है, मतलब हमारी हिप का एक्सटेंशन कराती है, और क्योंकि उसकी वीकनेस हो जाती है तो हिप का एक्सटेंशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो इस तरह से चलता है जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। द पेशेंट पुल्स द थॉरैक्स पोस्टीरियरली एट द इनिशियल कॉन्टैक्ट टू मेंटेन हिप एक्सटेंशन। इसमें आप देख रहे हो कि जो पेशेंट है वो अपने थॉरैक्स रीजन को पीछे की तरफ खींच रहा है और उसके बाद फिर आगे चल रहा है, सो दैट उसकी बॉडी का बैलेंस बना रहे। दिस इज ग्लूटियस मैक्सिमस गेट। इसके बाद आता है हमारा ग्लूटियस मीडियस गेट या फिर ट्रेंडलिंगबर्ग गेट। इसका मतलब होता है जो हमारे हिप की एबडक्टर मसल है, एबडक्शन कराने वाली, मतलब बाहर की तरफ ले जाने वाली मसल, उसकी वीकनेस हो जाती है। इफ़ दिस मसल इज़ वीक देन द स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ दिस मसल ड्यूरिंग स्टैंड फेज इज लूज। तो ये हमारी पेल्विस को पकड़ नहीं पाता है और इस तरह का गेट बन जाता है। इस गेट को हम बोलते हैं ग्लूटियस मीडियस गेट। अब अगर हमारे एक तरफ के पैर की ग्लूटियस मीडियस
गेट वीक, ग्लूटियस मीडियस मसल वीक है, तो इस गेट को हम बोलते हैं ट्रेंडलिनबर्ग गेट। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ एक पैर की हमारी एब्डक्टर मसल वीक है तो ये होगा ट्रेंडलिनबर्ग गेट। लेकिन वहीं अगर हमारे दोनों पैरों की ग्लूटियस मीडियस मसल वीक है तो इसको फिर हम बोलते हैं वैडलिंग गेट। दोनों पैरों की वीक होना मतलब बायलेटरल वीक होना, तो हम फिर इसको बोलते हैं वैडलिंग गेट। जैसा कि आप ये देख सकते हो, वैडलिंग का मतलब होता है बतख की तरह चलना। जैसे बतख एक तरफ दोनों तरफ झुक झुक कर चलती है, उसी तरह आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो पेशेंट है वो दोनों तरफ झुक कर चल रहा है। तो ये हमारा है वैडलिंग गेट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट गेट आता है, इस गेट को हम बोलते हैं पार्किंसन गेट या फैसिनेटिंग गेट। एक बीमारी होती है जो कि ओल्ड एज में लोगों में देखी जाती है, पार्किंसन डिजीज़। तो उस पार्किंसन डिजीज़ में इस तरह का गेट होता है। इस तरह का गेट से मतलब है मेरा, उसका जो नेक होगा, जो ट्रंक होगा और जो उसके नीज होंगे वो आगे की तरफ फ्लेक्स्ड होंगे, मतलब वो आगे की तरफ झुके हुए होंगे। द गेट इज़ कैरेक्टराइज बाय शॉर्ट रैपिड स्टेप्स, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेगा और जल्दी चलने की कोशिश करेगा। द पेशेंट में लीन फॉरवर्ड एंड वॉक प्रोग्रेसिवली फास्टर। जो पेशेंट होगा वो आगे की तरफ झुक के जल्दी चलने की कोशिश करेगा छोटे छोटे कदमों से। ही इज़ अनेबल टू स्टॉप हिमसेल्फ, वो खुद को रोकने में कामयाब नहीं होगा, वो खुद को रोक नहीं पाएगा। दिस गेट इज़ ऑल्सो नोन एज फैसिनेटिंग गेट। किसी भी पार्किंसन गेट के पेशेंट में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ ट्रंक, उसकी जो ट्रंक होगी वो आगे की तरफ झुकी हुई होगी। रिजिडिटी एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ हेड, मतलब उसकी जो गर्दन होगी वो टाइट होगी, आगे की तरफ झुकी हुई होगी और कंटिन्यूसली शिवर कर रही होगी, मतलब काँप रही होगी। रिड्यूस्ड आर्म स्विंग, हाथ का स्विंग उसका रुका हुआ होगा। रिजिडिटी एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, मतलब उसके जो पैर होंगे वो भी बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके होंगे और उसमें कंटिन्यूसली कंपन होगा। शफलिंग गेट विथ शॉर्ट स्टेप्स, मतलब फैसिनेटिंग गेट और छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। इसमें एक चीज़ और आपको देख सकते हो कि जो उसका हाथ है उसमें भी कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो इस मूवमेंट को भी हम ट्रिमर्स बोलते हैं। ट्रिमर्स का मतलब है बिना वजह का हाथों में कंपन होता रहता है। इसके बाद आता है हमारा हेमीप्लेजिक गेट या सर्कमडक्टरी गेट। तो हेमीप्लेजिक गेट या सर्कमडक्टरी गेट का मतलब है ऐसा गेट जो कि किसी पैरालिसिस मतलब हेमीप्लेजिया के पेशेंट में मिले, मतलब ऐसा पेशेंट जिसका एक तरफ का बॉडी काम करना बंद कर दिया हो पैरालिसिस की वजह से। तो हेमीप्लेजिया गेट में होता क्या है, पेशेंट विद दिस गेट स्विंग द अफेक्टेड लेग इन सर्कमडक्शन। जो उसका अफेक्टेड लेग होगा क्योंकि वो उससे चल नहीं सकता तो उसको वो घुमा घुमा के सर्कमडक्टरी मोशन कर करके आगे की तरफ लेके जाता है। दिस गेट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्कमडक्टरी गेट, इसीलिए इस गेट को सर्कमडक्टरी गेट भी बोलते हैं। इसमें भी आप देख रहे होगे इसका जो पेशेंट है उसका लेफ्ट लेग अफेक्टेड है और इसी वजह से वो उसको घुमा घुमा के आगे रखा है सर्कमडक्शन कर करके, इसीलिए ये सर्कमडक्टरी या हेमीप्लेजिक गेट है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, हिप हाइक। हिप हाइक का मतलब है हिप जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से, जो अफेक्टेड साइड होगा, अफेक्टेड साइड वाला हिप अपनी नॉर्मल पोजीशन से ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। सर्कमडक्शन ऑफ द लेग, मतलब जो पैर है उसमें सर्कमडक्शन दिखाई देगा। रिड्यूस हिप एंड नी फ्लेक्शन, हिप और नी का फ्लेक्शन कम दिखाई देगा। डिक्रीज वेट शिफ्ट टूवर्ड्स अफेक्टेड साइड, मतलब जो उसकी अफेक्टेड साइड है उसकी तरफ वेट कम आएगा। फुट ड्रॉप भी दिखाई से, मतलब पैर नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पुअर डॉर्सी फ्लेक्शन, मतलब वो डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा। और बस इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है क्वाड्रिसेप्स गेट या हैंड टू नी गेट। इसका मतलब है जब आपकी क्वाड्रिसेप मसल वीक हो जाती है, यानी एंटीरियर थाई की मसल जब वीक हो जाती है तो उसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो अपना नी को एक्सटेंड नहीं कर पाता, उसका जो नी है वो सीधा नहीं होता, वो हमेशा फ्लेक्स्ड रहता है। तो जो पेशेंट है वो हाथ को नी पे रख के अपना बैलेंस बनाता है और फिर चलता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। जो पेशेंट है वो नी के जस्ट ऊपर अपना हाथ रख के अपनी बॉडी का सपोर्ट बनाई हुई है और फिर ये चल रही हैं। अब क्योंकि वो हाथ को नी पे रख के चल रही हैं इसीलिए इस गेट को हैंड टू नी गेट बोलते हैं। ये एक प्रॉपर आप देख सकते हो इसमें पोजीशन बनी हुई है हैंड टू नी गेट की। स्टेबलाइजेज नी बाय लीनिंग ऑन अफेक्टेड साइड, अब जो पेशेंट है वो उस नी को पकड़ लेता है जिस तरफ वो अफेक्टेड है उसका, सो दैट वो अपनी नी को पकड़ के रख पाए, अपनी बॉडी का बैलेंस बना के रख पाए। प्रेसिंग ओवर थाई बाय इप्सिलेटरल हैंड एंड फिंगर, ये हो गया आपका क्वाड्रिसेप्स गेट। हमारा नेक्स्ट गेट है सीजर गेट या स्पास्टिक गेट।
तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ हिप अडक्टर, मतलब जो हमारी हिप की अडक्टर मसल है, जो अंदर की मसल है, जो हमारे हिप को अंदर की तरफ खींचती है, वो मसल जब वीक हो जाती है या ख़राब हो जाती है या पैरालाइज हो जाती है, तो उसकी वजह से जो गेट बनता है, उस गेट को हम सीजर गेट बोलते हैं। और इसकी वजह से जो पेशेंट की नीज़ हैं वो मिड लाइन की तरफ, बीच की तरफ अंदर खिंच जाते हैं, और टोज जो होते हैं वो दूर दूर अपार्ट हो जाते हैं। तो जो पेशेंट होता है वो एक सीजर पैटर्न में चलता है, कैंची के पैटर्न में चलता है। तो दिस इज सीजर गेट, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। ये जो फीमेल पेशेंट है, ये इनका सीजर गेट है। इनके नीज दोनों अंदर मिड लाइन में आए हैं और एंकल इनके दूर हो गए, तो दिस इज सीजर गेट। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो जो आर्म्स हैं वो दूर चले जाएंगे ताकि बॉडी का बैलेंस बना रहे, क्योंकि हमें एक बेस ऑफ सपोर्ट तो चाहिए चलने के लिए। और जो नीज़ हैं वो आपस में टकराने लगेंगी, जो थाइज़ हैं वो भी आपस में टकराने लगेंगी। तो यही हमारा है सीजर गेट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है शॉर्ट लेग गेट। शॉर्ट लेग गेट का मतलब है कि जब हमारा एक पैर छोटा हो जाए और एक पैर लंबा हो जाए। सपोज़ किसी का कोई बड़ा सा फ्रैक्चर हुआ जिसकी वजह से उसको पैर का कुछ पार्ट हटाना पड़ा, तो हटाने के बाद जब उनके पैरों की दोनों की लेंथ मेजर करी जाएगी तो एक नॉर्मल होगी और एक छोटी होगी। तो जब छोटी होगी तो पेशेंट इस तरह से चलेगा जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। इफ़ वन लेग इज शॉर्टर देन अदर लेग और इफ देयर इज डिफॉर्मिटी इन वन लेग देन दिस टाइप ऑफ गेट इज सीन। द पेशेंट हैव अ लेटरल शिफ्ट टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड। आप देख सकते हो इस पेशेंट ने लेफ्ट साइड को अपनी लेफ्ट साइड को झुका हुआ है ये पेशेंट, क्योंकि इसने लेटरल शिफ्ट किया, मतलब क्योंकि इसका लेफ्ट लेग अफेक्टेड है, छोटा है, तो अपने बैलेंस को बनाने के लिए, कंपनसेट करने के लिए वो लेफ़्ट साइड के लिए झुका हुआ है। और जिस तरह से ये चल रहा है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट लेग गेट। इसको पेनलेस ऑस्टियोजेनिक गेट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें पेन नहीं होता है और पेशेंट झुक कर चलता है। नेक्स्ट और लास्ट गेट हमारा आता है स्लैप गेट या फुट ड्रॉप गेट। इसमें जो पेशेंट होता है इसको ये पैर ये ज़मीन को मारते हुए चलता है, ये पैर पटक पटक के चलता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो कि जो पेशेंट है ये पैर को पटक पटक के ज़मीन पे चल रहा है। इसी को हम बोलते हैं स्लैप गेट या फुट ड्रॉप गेट। स्लैप गेट इज़ अ हील गेट एबनॉर्मली दैट कैन बी डायग्नोज्ड बाय हियरिंग द पेशेंट वॉक। ये जब पेशेंट पैर पटक पटक के चलेगा और आपके पास आएगा तो आपको आवाज़ सुनाई दे जाएगी कि वो इस तरह से चल रहा है, और आपको स्लैप की मतलब थप्पड़ मारने जैसी आवाज़ आएगी, तो आप इस गेट को बहुत इजीली डायग्नोज कर सकते हो। और इसी को हम फुट ड्रॉप गेट भी बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारे पैथोलॉजिकल गेट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। लास्ट गेट आपने अपनी नोटबुक्स में नहीं लिखा है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया है। अगर आप लिखना चाहो तो आप इसी से लिख सकते हो। एंड इसी के साथ आपका पैथोलॉजिकल गेट के साथ साथ आपका गेट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इफ़ एनी डाउट्स तो यू कैन आस्क मी बिटवीन 9 to 5 एनी टाइम। एंड थैंक यू वेरी मच।